हेलो फ्रेंड्स, आई एम संतोष। वेलकम टू आई सूत्रा। दोस्तों, आज का जो मोटिवेशनल कोट है इसमें मोहम्मद अली साहब की बात की जा रही है, जो कि एक बहुत ही वर्ल्ड के चैंपियन बॉक्सर रहे हैं अपने टाइम के। इन्होंने बोला है कि आई हेटेड एवरी मिनट ऑफ ट्रेनिंग बट आई सेड डोंट क्विट, सफ़र नाउ एंड लिव द रेस्ट ऑफ योर लाइफ एज चैम्पियन। मतलब इन्हें लगता था कि इन्हें जो ट्रेनिंग थी वो बहुत ही ज़्यादा रिगरस होती थी, बहुत ज़्यादा उसमें पेन होता था। तो उसी वजह से उन्होंने बोला कि उन्हें ट्रेनिंग का अपना हर एक मिनट ख़राब लगता था, बेकार लगता था, उन्हें नफरत थी अपनी ट्रेनिंग से। लेकिन उन्होंने इस रिग्रेस ट्रेनिंग में भी क्विट नहीं किया। वो अपने आप को समझाते थे कि नहीं, क्विट मत करो, और अभी अगर आप सफ़र करेंगे, अभी ये सारी चीज़ें अगर इस ट्रेनिंग को अच्छे से झेल ले जाओगे, तो फिर आने वाली लाइफ में, फ्यूचर में आप पूरी लाइफ को एज अ चैम्पियन जियोगे। तो उस टाइम का जो उनका फेज़ होगा, जो ट्रेनिंग का उन्होंने सारी चीज़ें सीखी होंगी, सारे किक्स, सारे पंचेस, सारी चीज़ें, और उसके बाद उन्होंने उसी ट्रेनिंग के बिहाफ पे अपनी लाइफ में वो चैंपियन बने और पूरी लाइफ उन्होंने एज अ चैंपियन जी। तो दोस्तों, यही चीज़ हर इंसान की लाइफ में लागू होती है, क्योंकि उसका हर इंसान की लाइफ में एक सीखने का टाइम जो होता है, जो उसमें वो क्विट ना करे, वो कंटिन्यूसली उससे लड़ाई करता रहे, फेस करता रहे जो भी सर्कमस्टेंसेस आ रहे हैं, और उससे सीखते हुए आगे बढ़ता चला जाए। और यही जो किसी भी लाइफ में किसी को सक्सेस होना है, तो उसका यही बेसिक सफलता का मूल सूत्र है, जिसमें आप समझेंगे कि कैसे आप सक्सेसफुल हों। तो दोस्तों, ये था आज का मोटिवेशनल कोड। चलता हूँ पहली न्यूज़ की तरफ। यहाँ पे देख लेते हैं कोरोना के अपडेट। सबसे पहले अगर हम देखें तो वर्ल्ड के अंदर इस समय 1,33,30,551 केसेस निकल के आ चुके हैं, जिसमें से 77,80,848 लोग पूरी तरीके से रिकवर कर गए हैं, जो कि एक अच्छी बात है। आप देखेंगे 5,77,803 लोग अपनी कोरोना वायरस की वजह से जान गंवा चुके हैं। उसके बाद आप देखेंगे वर्ल्ड के अंदर में तो टॉप पे यूएसए बना हुआ है लगभग 35 लाख केसेस के साथ में। दूसरे नंबर पर ब्राज़ील है 18,95,000 के साथ में। तीसरे पे जो है वो इंडिया है 9,34,000 केसेस। उसके बाद रशिया, पेरू, चिली, मेक्सिको, स्पेन, यूके, साउथ अफ्रीका, ये सब टॉप 10 कंट्रीज़ हैं। अगर आप देखेंगे इंडिया में अब काफ़ी ज़्यादा स्थिति जो है भयावह होती जा रही है, क्योंकि आप देखेंगे लगभग 26,920, यानी कि एक बहुत ही ह्यूज नंबर है जो पर डे केसेस निकल के आ रहे हैं इन कंपैरिजन तो जो पहले आते थे। क्योंकि अब बहुत ज़्यादा तेज़ी से केस आने की वजह से इंडियन गवर्नमेंट जो है हेल्थ के लिए काफ़ी ज़्यादा परेशान है कि कैसे वो लोगों की आने वाले टाइम में हेल्थ के लिए काम करके चलेगी, कैसे वो हॉस्पिटल्स को मैनेज करेगी, कैसे वो वेंटिलेटर्स को। तो ये सारी चीज़ें हैं। उसके बाद अगर आप देखेंगे इंडिया में जो 9,34,565 कोरोना पॉजिटिव पेशेंट्स अब तक आ चुके हैं, उसमें से 5,94,750 केसेस पूरी तरीके ठीक होकर घर जा चुके हैं। इसमें से 24,301 लोगों की कोरोना की वजह से जान चली गई है। तो ये आप ध्यान रख सकते हैं। सबसे पहले यहाँ की जो आज प्रीलिम्स न्यूज़ है, इसमें चाबहार रेल लाइन की बात की जा रही है। अगर आप देखेंगे जो अरेबियन सी का ये वाला एरिया है, जहाँ पे इंडिया ने चाबहार पोर्ट बनाया था, यहाँ पे यहाँ से लेकर ये एक रेलवे लाइन डाली जानी थी, जो इंडियन रेलवे की तरफ से चाबहार से जाहेदान के बीच में, ये जो आप एरिया देख सकते हैं, इसके बीच में इंडियन रेलवे की तरफ से ये रेलवे लाइन पूरी बिछाई जानी थी। लेकिन अब ईरान ने ये अग्रीमेंट जो है साइन किया था लगभग 4 साल पहले, जो वो अब कैंसिल कर दिया है और बोला है कि ये जो रेल लाइन है वो अब हम खुद ही बिछाएंगे। तो ऐसी बात ईरान गवर्नमेंट के द्वारा बोला गया, और कहा गया कि जो ईरान का जो बेसिकली जो ये स्टेप लेना पड़ा, ये बेसिकली इसलिए लेना पड़ा क्योंकि इंडियन साइड की तरफ से जो फंडिंग इश्यूज देखने को मिल रहे थे स्टार्टिंग ऑफ द प्रोजेक्ट के टाइम से ही। और जो 628 किलोमीटर चाहबार जाहेदान ये जो लाइन है, ये इसको आगे फ्यूचर में एक्सटेंड किया जाता है जारंज, जो कि अफ़गानिस्तान बॉर्डर के आसपास है। आप यहाँ पे देखेंगे ये ईरान है और ये अफ़गानिस्तान है, तो ये जारंज देखने को मिलेगा। यहाँ तक ये लाइन एक्सटेंड करने की बात की जा रही थी, जिससे कि ये बेसिकली पूरा जो काम था इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा किया जा रहा था, जिसमें पहले चाबहार पोर्ट को डेवलप किया गया, उसके बाद इसे फ्यूचर में अफगानिस्तान से कनेक्ट किया जाता और सेंट्रल एशिया से इंडिया की एक प्रॉपर कनेक्टिविटी बनाई जाती, जो कि पाकिस्तान के होते हुए पॉसिबल नहीं हो पा रही थी। उसके बाद आप देखेंगे चाइना ने लगभग इस जो एक 25 ईयर का प्लान फाइनलाइज किया है ईरान के साथ, जिसमें लगभग 400 बिलियन का स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप देखने को मिला है। और इस वजह से इंडिया का जो प्लान है आपको देखने को मिलेगा, जो इंडियन प्लान को कहीं ना कहीं फेल करने की बात की जा रही थी, जो इंडियन इंडियन
गवर्नमेंट की तरफ से सेंट्रल एशिया में पेनिट्रेट करने के लिए एक मार्केट बनाया जा रहा था, एक रूट बनाया जा रहा था, मार्केट रूट। उस रूट को कहीं ना कहीं हैम्पर करने के लिए चाइना की तरफ से ये काउंटर स्टेप आप बोल सकते हैं। ये जो रेलवे प्रोजेक्ट है, इसे जो है डिस्कस किया गया था ईरानियन रेलवेज़ और इंडिया की स्टेट ओन्ड इंडियन रेलवेज कंस्ट्रक्शन लिमिटेड, जिसे आप IRCON बोलते हैं। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो आप इसमें जो बेसिक चीज़ देखने को मिलेगी कि जो इंडिया का जो बेसिक जो सेंट्रल एशिया में पेनिट्रेट करने का जो बेसिक एक मार्केट उसे हथियानी थी, उस मार्केट को अब कहीं ना कहीं इंडिया फेल हो जाएगा ये अपने काम से, और जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है उसमें भी काफ़ी ज़्यादा डाउनफॉल देखने को मिलेगा। इसका मतलब अब ये होगा, इंडिया का जो कमिटमेंट होगा ट्राइलेटरल अग्रीमेंट जो था, उसमें इंडिया, ईरान और अफगानिस्तान जो मिल के काम करने की जिसमें बात की जा रही थी, इसका इसका जो अल्टरनेट है ट्रेड रूट टू अफगानिस्तान एंड सेंट्रल एशिया, वो कहीं ना कहीं फेल होता हुआ दिखाई दे रहा है। 2016 के अंदर जब हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ईरान में विजिट करी, वहाँ पे इरकॉन ने एक MOU साइन किया था ईरानियन रेल मिनिस्ट्री के द्वारा, जिसके तहत ये रेलवे लाइन बिछाई जानी थी एज पार्ट ऑफ ट्रांजिट एंड ट्रांसपोर्टेशन कॉरिडोर इन ट्राइलेटरल अग्रीमेंट विथ इंडिया, ईरान, अफगानिस्तान। तो इस बेसिक जो रेलवे का जो प्रोजेक्ट था, इसके तहत आप जब इंडिया का जो माल होता वो उसे बेसिकली आप देखेंगे ईरान में वो माल बेचा जा सकता था। उसके बाद अफगानिस्तान की जो मार्केट है वहाँ पेनिट्रेट किया जा सकता था। अगर आप यहाँ पे थोड़ा सा देखेंगे तो ये जो बेसिक ईरान है, ईरान से इंडिया की जो कनेक्टिविटी बढ़ाई जाती है, इससे अफगानिस्तान, आगे तुर्कमेनिस्तान, अज़रबैजान, उसके बाद उज़्बेकिस्तान, कज़ाकिस्तान, ये सारे पूरे सेंट्रल एशिया की जो मार्केट है इसको कहीं ना कहीं पेनिट्रेट करने के लिए इंडिया की एक जद्दोजहद थी, जिसके तहत ये काम आगे बढ़ाया जा सकता था। लेकिन अब इंडिया की जो चाइना की जो काउंटर पॉलिसी है उसकी वजह से कहीं ना कहीं ये फेल होता हुआ नज़र आ रहा है। आगे मैं आपको बताऊँगा कि कैसे ईरान और चाइना का जो रिलेशन है उस बारे में बात की जा रही है। यहाँ पे आप देखिए, ये जो ईरान चाइना का अग्रीमेंट है, इसमें आप देखिए 25 साल की एक स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप साइन करी गई है। इसमें चाबहार को जो चाइनीज़ काउंटर पार्ट है वहाँ पे ड्यूटी फ्री जोन बनाया जाएगा, जो ऑयल रिफाइनरीज हैं नियर बाय, और जो एक चाबहार पोर्ट है उसको एक लार्जर पर्सपेक्टिव दिया जाएगा, जो कि अभी कहीं ना कहीं सिर्फ इंडिया का ही उसमें ज़्यादातर इन्वॉल्वमेंट देखने को मिलता था, क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा, इंडियन कंपनी के द्वारा उसे बेसिकली बनाया गया था। इसका जो कोऑपरेशन है उसमें आपको देखने को मिलेगा इन्वेस्टमेंट इन इंफ्रास्ट्रक्चर, मैन्युफैक्चरिंग, अपग्रेडिंग, एनर्जी, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़, ये सारी चीज़ें करने की बात की जा रही है चाइना के द्वारा। इसमें आपको देखने को मिलेगा जो ईरान की ऑयल और गैस सप्लाई है वो चाइना को दी जाएगी, और इसमें काफ़ी ज़्यादा सस्ता तेल प्रोवाइड किया जाएगा ईरान की तरफ से चाइना को। आपने देखा होगा ईरान और जो US है उनका एक वैसे ही जो न्यूक्लियर डील है उस वजह से काफ़ी ज़्यादा जो रिलेशंस हैं, ट्रेड रिलेशंस काफ़ी ज़्यादा हैम्पर हो चुके हैं। उसके बाद US ने जो इनके कमांडर हैं सुलेमानी, उसको मार दिया था, उस वजह से और ज़्यादा ये जो रिलेशंस हैं ईरान और अमेरिका के बीच में वो ख़राब होते हुए नज़र आ रहे हैं। तो इसी चीज़ का कहीं ना कहीं आप देखेंगे फ़ायदा उठाते हुए चाइना ने अपना ये काउंटर स्टेप लिया है। US जो कि सैंक्शंस अभी तक प्रोवाइड कराता था चाबहार पोर्ट के लिए, और जो रेल लाइन डाली जा रही थी जाहेदान के बीच में, वहाँ पे अब ईरान ने बोला है कि वो जो टाइप है इस जो जिसमें चाइनीज़ रन पाकिस्तान पोर्ट, जिसे आप ग्वादर बोलते हैं, जो कि चाइना ने डेवलप किया है, और जो चाबहार इंडिया ने डेवलप किया है, उनके बीच में एक टाइप देखने को मिलेगा, जो कि बिल्कुल एक दूसरे को कॉन्ट्रडिक्ट करती हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं ग्वादर पोर्ट जो चाइना की तरफ से डेवलप किया जा रहा था, इसी के एज आप बोल सकते हैं काउंटर स्टेप में इंडिया के द्वारा चाबहार पोर्ट को डेवलप किया गया, कि कभी फ्यूचर में कभी अगर कोई वॉर लाइक सिचुएशन होती है तो वहाँ पे अगर चाइना हम पे काउंटर अटैक करेगा तो हम चाबहार पोर्ट से चाइना को मैनेज कर सकते हैं, उसको धूल चटा सकते हैं। ईरान ने ऑफ़र किया है चाइना को काफ़ी सारी और दूसरी चीज़ों में इन्वॉल्वमेंट करने के लिए, जैसे कि आप देखेंगे बंदर ए जश्क पोर्ट जो कि 350 किलोमीटर है चाबहार से, वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा चाइना का इन्वॉल्वमेंट देखने को मिलेगा। और जो चाबहार ड्यूटी फ्री जोन है, यहाँ पे मैंने आपको बताया, यहाँ पे आप मैप में देख भी सकते हैं कैसे जो चाइना है वो इंडिया को काउंटर करने के लिए इधर से अब अभी तक ये पाकिस्तान में तो पेनिट्रेट करता ही था, अब ईरान, और यहाँ पे आप देखेंगे ईरान का जो चाइना का जो इन्वॉल्वमेंट है श्रीलंका के अंदर से, श्रीलंका में देखने को मिलेगा, बांग्लादेश में देखने को मिलता है, मालदीव्स में देखने को मिलता है। उसके बाद ये जगह जगह जो अपने पोर्ट बना के इंडिया को इंडो पैसिफिक रीजन में काउंटर करने की जो इसकी एक चाल है, उसको आप
बेसिक समझ सकते हैं, क्योंकि चाइना बिल्कुल भी नहीं चाहता कि इंडिया डोमिनेट करे इंडो पैसिफिक रीजन में। तो ये सारे कहीं ना कहीं उसके स्टेप्स हैं। इन दो ईरान और यूएसए की जो लड़ाई है, इसके बीच का जो फ़ायदा है वो बेसिकली आप बोल सकते हैं कि चाइना उठाता हुआ नज़र आ रहा है। तो चलता हूँ अगली न्यूज़ की तरफ। यहाँ पे बात की जा रही है कॉप्स कमांडर टॉक्स, जो कि अभी आप देखा होगा आपने गालवान वैली में एक जो बहुत ही ज़्यादा स्टैंड ऑफ देखने को मिला था, जिसमें हमारे 20 जो जवान थे वो वीर गति को प्राप्त हो गए थे। उसमें आपने देखा कि बहुत ज़्यादा उसके बाद एक जो फाइटर प्लेन्स है उनका डिप्लॉयमेंट किया गया बॉर्डर एरियाज़ में। उसके बाद बहुत ज़्यादा जो एयरफोर्स की जो प्रेजेंस है वो अब वहाँ पे बढ़ गई है, आर्मी की प्रेजेंस वहाँ पे बढ़ गई है। तो कहीं ना कहीं इस टॉक के थ्रू इंडिया और चाइना, ये जो चौथे राउंड की बात है, इसमें ये बात की जाएगी चुशुल के अंदर, जो कि गालवान के आसपास एक जगह पड़ती है। आप देखेंगे ये सेकेंड फेज़ ऑफ डिसंगेजमेंट देखने को मिलेगा अलोंग बॉर्डर। इसमें अपने अपने जो मिलिट्री इक्विपमेंट्स हैं उनको वापस ले जाने की बात बेसिकली करी जाएगी। इसमें फोकस होगा बेसिकली कि अपना अपना जो मैसिव डिप्लॉयमेंट ऑफ ट्रूप्स करी गई है। उसके बाद आप देखेंगे जो मैंने आपको बताया एयरप्लेन्स वगैरह, जो बहुत ज़्यादा आर्मी के लोग, अब आर्मी मैन वहाँ पे डिप्लॉय कर दिए गए हैं लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे, उनको रिसीट करने के लिए ये बेसिक स्टेप देखने को मिलेगा। इंडिया और जो चाइना के ट्रूप्स हैं उन्होंने पहले फेज़ ऑफ डिसंगेजमेंट में काफ़ी ज़्यादा पीछे अब हट गए हैं। गालवान वैली से हॉट स्प्रिंग्स गोरगा और पार्शियल डिसंगेजमेंट उन्होंने किया है। सांगपो जो ये लेक है वहाँ से भी वो पीछे हटे हैं। अब देखेंगे सांगपो जो 200 चाइनीज़ ट्रूप्स हैं वहाँ से पीछे हट के फिंगर 4 से फिंगर 5 की तरफ चले गए हैं। चाइनीज़ ट्रूप्स जो हैं अभी भी जो रिज लाइन है फिंगर 4 की, वहाँ पे उनका थोड़ा बहुत प्रेजेंस देखने को मिल रहा है। आप देखेंगे हर एट ईच प्लेस इंडियन ट्रूप्स जो है वो पीछे हटी हैं, कपल ऑफ किलोमीटर्स, लगभग कुछ किलोमीटर के आसपास पीछे हटी हैं। ऐसे ही चाइनीज़ ट्रूप्स भी पीछे हटी हैं, क्योंकि कंटिन्यूस जो इंडिया और चाइना के बीच में जो टॉप लीडर्स की बात वो चल रही है, इस वजह से ये बेसिकली डिसंगेजमेंट देखने को मिल रहा है। अभी इससे आप बोल सकते हैं कि ये जो टेम्परेरी बफर जोन है, ये सिर्फ इसमें एक छोटा ग्रुप जो होगा सोल्जर्स का, ये ही पीछे हटेगा और फिर बाद में इसे वेरीफाई किया जाएगा कि कितना कुछ डिसंगेजमेंट हुआ है। आप यहाँ देखेंगे ये जो अक्साई चीन वाला रीजन है, यहीं पे ये गालवान पड़ता है, गालवान वैली, जिसमें कि डिस्प्यूट देखने को मिला। और ये अक्साई चीन वाला पार्ट है, ये आपकी एलएसी हो जाती है। तो एलएसी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, इसमें क्या होता है कि जब इंडिया की तरफ से यहाँ पे ट्रूप्स का प्रेजेंस नहीं देखने को मिलता है, तो जो चाइनीज़ ट्रूप्स होती है वो इसके अंदर आ जाती हैं और वहाँ पे अपना एक आधिपत्य साबित करने की कोशिश करती हैं, जिस वजह से जब इंडिया इसका अपोज करता है तब यहाँ पे एक आप बोल सकते हैं हाथापाई की स्थिति तक पैदा हो जाती है। और इसी हाथापाई में कुछ ज़्यादा ही जब हाथापाई हो गई तो हमारे 20 जवान इसमें शहीद भी हो गए। तो ये जो गैलवान वैली में इशू हुआ था वो आप याद रख सकते हैं। आप यहाँ पे देखिए प्रज्ञाता गाइडलाइंस, ये जो गाइडलाइंस है ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्ट्री के द्वारा अभी अनाउंस की गई कि इस जो गाइडलाइंस में बेसिकली बताया गया है कि कैसे जो अब आने वाले टाइम में जो स्कूल हैं, जो कोविड-19 के टाइम में जो बच्चों को ऑनलाइन एजुकेशन दी जा रही है, उस ऑनलाइन एजुकेशन को प्रॉपरली कैसे लेके चलना है फ्यूचर में। क्योंकि बच्चों जो अब पढ़ रहे हैं मोबाइल पे, स्क्रीन पे, तो उनका जो स्क्रीन टाइम है वो बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। बच्चे कंटिन्यूसली मोबाइल में देख रहे हैं, मोबाइल में उनका टाइम जा रहा है, उसके बाद वो टीवी देख रहे हैं, लैपटॉप चला रहे हैं। तो इन सब चीज़ों की वजह से उनकी आंखों पे बहुत ज़्यादा असर पड़ रहा है, उनका कोई फिजिकल डेवलपमेंट होता हुआ नहीं दिखाई पड़ रहा है। इसी वजह से जो ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्ट्री है, एचआरडी, उसने कुछ गाइडलाइंस इशू की हैं जिससे कि बच्चों के फ्यूचर को कहीं ना कहीं सेफ बनाया जा सके। आप देखेंगे जो यूनियन मिनिस्टर हैं रमेश पोखरियाल जी, उन्होंने अभी वर्चुअली रिलीज़ करी हैं प्रज्ञाता गाइडलाइंस। सबसे पहले तो आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन ये बन जाएगा कि प्रज्ञाता गाइडलाइंस किस मिनिस्ट्री के द्वारा इशू करी गई, तो आप डायरेक्ट एचआरडी मिनिस्ट्री आप इसमें टिक कर सकते हैं। ये जो डिजिटल एजुकेशन के लिए है बेसिकली इन गाइडलाइंस में रेकमेंड किया गया है कि जो स्क्रीन टाइम है स्टूडेंट्स का उसको कैसे कम किया जा सके और बच्चों की आंखों में कम से कम इसका प्रभाव देखने को मिले। आप देखेंगे यहाँ पे जो 30 मिनट का जो सेशन था, अब उसे मैक्सिमम 30 मिनट से ज़्यादा नहीं बढ़ाया जा सकता। उन जो प्री प्राइमरी के जो स्टूडेंट्स हैं उनको 30 मिनट से 45 मिनट के बीच ही ये जो पढ़ाई है वो करनी होगी और ज़्यादा टाइम आप देखेंगे कि डिजिटल एजुकेशन को कम दिया जाएगा और फिजिकल एजुकेशन पे, फिजिकल एक्टिविटीज़ में ज़्यादा ध्यान देना होगा। फॉर क्लास फर्स्ट टू एट्थ, 1 से 8 तक के बच्चों के लिए आप देखेंगे
कि ज़्यादा से ज़्यादा 2 ऑनलाइन सेशंस होंगे, जिससे कि बच्चों का जो स्क्रीन टाइम है वो घटाया जा सके और बच्चों का ओवरऑल डेवलपमेंट में ध्यान दिया जा सके। सीनियर स्टूडेंट्स की अगर आप बात करेंगे, जो कि क्लास 9 से 12 के बीच में आते हैं, इसमें मिनिस्ट्री ने सजेस्ट किया कि मैक्सिमम 4 सेशन लिए जा सकेंगे, 45 मिनट्स ईच, मतलब 45 × 4, मतलब यही 4 सेशंस होंगे, जिसके तहत आपको पूरे दिन का अपना शेड्यूल मैनेज करना होगा, जिसमें आपको फिजिक्स भी पढ़ानी है, केमिस्ट्री भी पढ़ानी है, इंग्लिश भी पढ़ानी है, हिंदी भी पढ़ानी है और हिस्ट्री भी पढ़ानी है। सारी चीज़ें आपको इसी चीज़ में, इन्हीं 45 × 4 मतलब 4 सेशंस में करके चलना होगा। प्रज्ञाता गाइडलाइंस हालांकि मुझे पर्सनली बहुत अच्छी लगी, क्योंकि इसकी वजह से मेरे भी घर में काफ़ी जो बच्चे हैं वो परेशान रहते हैं। वो जो मोबाइल में उनको दिया गया कि आप मोबाइल में पढ़ लीजिए, लेकिन वो गेम खेलने में लगे हुए हैं या यूट्यूब पे दूसरे और एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हैं। तो ये सारी चीज़ें जो मोबाइल के, अगर आप एक लिमिटेड उनको एक्सेस देंगे, उससे बच्चों का भी जो लाइफ है उसमें इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगा, उनकी आंखें हैं उस पर कम प्रभाव देखने को मिलेगा। इस वजह से ये जो गाइडलाइंस है बहुत ही ज़्यादा आपको इसके फ्यूचर बेनिफिट्स देखने को मिल सकते हैं। इससे बेसिकली प्रज्ञाता गाइडलाइंस को डेवलप किया गया है पर्सपेक्टिव ऑफ लर्नर के पर्सपेक्टिव से, जिससे कि फोकस किया जा सके ऑनलाइन और डिजिटल एजुकेशन ऑफ स्टूडेंट्स की, उनको उनके जो डिजिटल एजुकेशन है उसको कहीं ना कहीं प्रॉपर वे से कंडक्ट हो। ये सारी चीज़ें इंश्योर करी जाएंगी लॉकडाउन के टाइम पे। आप यहाँ पे अगर देखेंगे तो और कुछ गाइडलाइंस के जो बेसिक रोड मैप है उसमें बताया गया कि कैसे आगे फ्यूचर में जब तक ये लॉकडाउन चलेगा या जब तक कोविड-19 चलेगा, कैसे एजुकेशन को आप एक क्वालिटी एजुकेशन के तौर पर बच्चों तक पहुंचाने की बात की जा रही है। गाइडलाइंस में काफ़ी और ज़्यादा चीज़ों पे ध्यान दिया गया है, जैसे कि स्कूल हेड्स जो हैं, टीचर्स हैं, पेरेंट्स हैं, टीचर एजुकेटर्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, इन सब की ओवरऑल इंगेजमेंट में भी ध्यान दिया जा रहा है। उसमें आप देखेंगे की गाइडलाइन में स्ट्रेस दिया जा रहा है ऑल्टरनेटिव एकेडमिक कैलेंडर ऑफ एनसीईआरटी के, जिससे कि बोथ लर्नर्स और जो डिजिटल एक्सेस है डिवाइसेस का उसमें प्रॉपर ध्यान दिया जा सके और लिमिटेड एक्सेस रखा जा सके, जिससे कि पढ़ाई पे जो फोकस है वो इतना ही दिया जा सके जितना ज़रूरी है और फिजिकल एंगेजमेंट में या दूसरी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्वमेंट बढ़ाया जा सके। प्रज्ञाता गाइडलाइंस में लगभग 8 स्टेप्स का एक डिजिटल लर्निंग देखने को मिलेगी, जिसमें प्लान, रिव्यू, अरेंज, गाइड, टॉक, असाइन, ट्रैक, अप्रिशिएट, ये सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। इससे इसके तहत बच्चों को अच्छे से चीज़ें समझाई जाएंगी। ये जो स्टेप्स हैं बेसिकली गाइडेंस में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करने वाली हैं डिजिटल एजुकेशन, और इसमें स्टेप बाय स्टेप एग्जांपल दे के सारी चीज़ें समझाई जाएंगी बच्चों को। ये जो गाइडलाइंस हैं ये बेसिकली एम्फेसाइज करेंगी कि जो आज की समय जो नीड्स हैं, जो डिजिटल एजुकेशन से रिलेटेड, उसको उसमें बच्चों को कैसे ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट दिया जा सके, ज़्यादा से ज़्यादा उन्हें कैसे लर्निंग प्रोवाइड कराई जा सके और कम से कम उनकी जो बॉडी है उस पर इस डिजिटल लर्निंग की वजह से इम्पैक्ट पड़े। क्योंकि फिजिकल एक्टिविटी ना होने की वजह से सारा जो स्ट्रेन है, सारा जो स्ट्रेस है बच्चे ऑनलाइन एजुकेशन में वो सिर्फ मोबाइल स्क्रीन पे ही झेलते हैं। जैसे मान लीजिए अगर कोई बच्चा पढ़ने पे कमज़ोर है तो उसे अगर वो काम नहीं कर पा रहा है ऑनलाइन, जो उसे काम दिया जा रहा है, तो उसके ऊपर एक स्ट्रेस आता है, उसके ऊपर एक वो फील करता है कि यार हम तो पढ़ ही नहीं पा रहे हैं, हमें कुछ समझ में ही नहीं आ रहा और दूसरी एक्टिविटीज़ में भी उसका इन्वॉल्वमेंट नहीं है। तो इस वजह से ये सारा एक काम जो किया जा रहा है प्रज्ञाता गाइडलाइंस के थ्रू, ये बहुत ही अच्छा एक इनिशिएटिव है, जिसमें कि आप देखेंगे दीक्षा, स्वयं प्रभा, रेडियो वाहिनी और ये शिक्षा वाहिनी, ये सारी चीज़ों का भी इनिशिएटिव देखने को मिलेगा इसके अंदर, जिससे कि ओवरऑल इम्प्रोवाइज़ की जा सके, ओवरऑल इनिशिएट की जा सके जो डिजिटल एजुकेशन है हमारे देश के अंदर। यहाँ पे आप देखेंगे पोस्ट कोविड जो रेल कोच है उसके बारे में बताया जा रहा है। इंडियन रेलवेज जो है अब डेवलप कर रहा है पोस्ट कोविड कोच। जैसे आप देखेंगे जो ये रेलवे कोच है इसको साफ़ सुथरा कैसे रखा जाएगा फ्यूचर में, पैर से ही कैसे ये जो नल है ये कैसे ही पैर से आप इसे ऑन ऑफ कर सकते हैं। उसके बाद जो पैर से वॉश बेसिन के जो टैप हैं उसे आप ऑपरेट कर सकते हैं। प्लाज्मा एयर इसमें यूज़ करी जाएगी, जिससे कि जो आप एसी कंपार्टमेंट्स होते हैं वहाँ पे जो एयर होगा वो फिल्टर लगा होगा, उससे आप जो एयर ब्रीद इन और ब्रीद इन करेंगे वो बिल्कुल साफ़ और स्वच्छ हवा होगी, इसलिए ये प्लाज्मा एयर फिल्टर्स लगाए जाएंगे। उसके बाद ये सारी चीज़ें जब लगाई जाएंगी तो आपकी जो जर्नी है वो सेफ़ होगी, आप कोविड-19 की जो डर है वो आपका निकल जाएगा। वही सारी चीज़ें यहाँ पे बोली जा रही है, कोविड फ्री कैसे जर्नी आपको कराई जाएगी। कोच डिज़ाइन की जा रही है रेलवे कोच फैक्ट्री कपूरथला के अंदर, जिससे कि कोविड-19 का स्प्रेड रोका जा सके।
रेलवे काफ़ी ज़्यादा और स्टेप्स ले रहा है जिससे कि वायरस इन्फेक्शन को कहीं ना कहीं एलिमिनेट किया जा सके। जैसे कि आप देखेंगे हैंड फ्री एमिनिटीज़, उसके बाद फुट ऑपरेटेड टैप वाटर, सोप डिस्पेंसर आप देखेंगे पैर से ऑपरेट कर सकते हैं आप सोप डिस्पेंसर को। एक बार आपने पैर से दबाया और आपके हाथ में साबुन आ गया। उसके बाद आप देखेंगे फुट ऑपरेटेड लेबोरेटरी डोर, उसके बाद फुट ऑपरेटेड फ्लश वॉल्व, जो कि मैंने सब आपको बताया अभी। प्लाज्मा एयर इक्विपमेंट जिससे कि फ्रेश एयर मिल सके। ये सारे जो इक्विपमेंट होंगे वो स्टेरलाइज करेंगे सरफेस एयर को इनसाइड द एसी कोच। तो जितना भी सरफेस एरिया होगा एसी कोच के अंदर, उसको ऑटोमेटिकली इस प्लाज्मा एयर के थ्रू, इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन से जो एयर निकलेगी उससे सैनिटाइज किया जा सकेगा। और जो उसके जो आयोनाइज्ड एयर होगी उससे जो पर्टिकुलेट मैटर हैं उनको कोविड रेजिस्टेंट बनाया जा सकेगा। ये सारी चीज़ें हैं। आप यहाँ पे देखिए इंडियन मानसून के बारे में बात की जा रही है। इंडियन मानसून बेसिकली अगर आप देखेंगे तो इंडिया के अंदर लगभग आप देखेंगे 1 जून के आसपास से स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद ये बाय द टाइम 15 जून तक आते आते ये पूरे देश में इसे ये छा जाता है। आप इसे बोल सकते हैं साउथ वेस्ट मानसून। जब एक लो प्रेशर बेल्ट यहाँ मेडागास्कर में क्रिएट होता है, इससे ये जो हाई प्रेशर बेल्ट यहाँ तिब्बत में क्रिएट होता है, इसी जो डिफरेंस है, इसी डिफरेंस की वजह से बेसिकली ये मानसून इंडिया में आता है। आप यहाँ पे अगर देखेंगे इंडिया में हमेशा आपको, इंडिया में ज़्यादातर आपको देखने को मिलेगा जो गुड मानसून वो आईएमडी के द्वारा डिक्लेयर किया जाता है, जो कि आप बोलते हैं इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट। इसने ये एग्जैक्ट डेटा बताता है कि कितनी बारिश कब होगी, कितनी बारिश कब तक मानसून आ जाएगा। और इसमें आप देखेंगे इसमें लगभग इस बार देखने को मिला कि 14% ज़्यादा मानसून इस बार अच्छा आया है इन कंपैरिजन टू पहले के कुछ सालों में। अगर आप देखेंगे सिर्फ जून में ही लगभग 17% जो मानसून है वो जून वो मतलब उसमें जो रेनफॉल देखने को मिलेगी स्पैनिंग जून से सितंबर के बीच में। इसमें आप देखेंगे जो मंथ, इट इज़ द मंथ ड्यूरिंग विच मानसून सेट्स और प्रोसेस समटाइम डिलेड। यही बात बताने की कोशिश की जा रही है कि आईएमडी के द्वारा अलग अलग जो वहाँ के क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं रीड करके वो बताता है कि मानसून में कितना परसेंट डिले होगा, कितना परसेंट टाइम पे आएगा। ये सारी चीज़ें जून में आप अगर देखेंगे तो जब मानसून स्टार्ट होता है इंडिया के अंदर हिट करना, सबसे पहले ये केरला के अंदर हिट करता है। उसके बाद ये बे ऑफ बंगाल रीजन में हिट करता है, जो कि आप ये वाला रीजन देख सकते हैं। ये बे ऑफ बंगाल वाला रीजन, ये केरला वाला रीजन, यहाँ पे ये हिट करता है। उसके बाद जो दोनों ब्रांचेज हैं फिर जो कन्वर्ज हो जाती हैं नॉर्थ की तरफ जाके, ये सारी ब्रांचेज जो हैं वो कन्वर्ज हो जाती हैं। उसके बाद आपको देखने को मिलेगा कि जो मानसून जो है ये काफ़ी ज़्यादा मजबूत हो जाता है। बाय द टाइम 15 जुलाई तक ये पूरे देश में ये छा जाता है मानसून। उसके बाद आप देखेंगे इंडियन मानसून के बारे में अभी इस साल तो काफ़ी सिग्निफिकेंट चीज़ें देखने को मिली हैं। जैसे कि आप देखेंगे मानसून जो है एग्जैक्टली 1 जून को हिट कर गया था, जो कि नॉर्मली आपको देखने को नहीं मिलता है। ये अक्सर लेट हो जाता है, 4 जून, 5 जून, 6 जून तक कभी कभी आता है, या फिर कभी कभी 10 जून भी एक्सटेंड हो जाता है। लेकिन इस बार बिल्कुल जो करेक्ट टाइम है 1 जून को ही हिट कर गया था केरला के अंदर। और इसने जो आईएमडी के द्वारा, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के द्वारा डिले की बात की थी, कि इसने बोला था इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने कि ये मानसून इस बार डिले हो जाएगा, देर से आएगा। तो ये सारी चीज़ें जो आईएमडी के द्वारा बताई गई थी वो साइक्लोन एम्फन के द्वारा बताया गया कि काफ़ी ज़्यादा लो प्रेशर की वजह से ये मानसून डिले हो सकता है। तो उसके बाद आप देखेंगे जो फैक्टर हैं बेसिकली इसमें देखने को मिलेगा आपको कि जो मानसून है वो पूरी कंट्री के अंदर आने का जो टाइम है वो कहीं ना कहीं इसमें आईएमडी के द्वारा जो प्रिडिक्शन करी गई वो कहीं ना कहीं फेल होती हुई दिखाई दे रही है। आईएमडी यही बात बोली जा रही है कि इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट जो है कभी भी टाइम पे ये एग्जैक्ट फोरकास्ट नहीं करता है, जिस वजह से काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम देखने को मिलती है। और जो किसान हैं उनको सबसे ज़्यादा इससे प्रॉब्लम होती है, क्योंकि अगर टाइम पे उन्हें एग्जैक्ट बता दिया जाए कि आज के दिन ये बारिश होगी, तो वो अपनी जो फसल है, जो वो अपनी क्रॉपिंग पैटर्न्स हैं उसको ध्यान में रखते हुए उसी हिसाब से अपनी फसल लगा सकते हैं। अपनी इरिगेशन की जो नीड्स है उसको कहीं ना कहीं प्रॉपरली मैनेज करके चल सकते हैं। तो यही बात यहाँ पे बोली जा रही है कि अलॉन्ग विथ मानसून ऑनसेट दिस ईयर, आईएमडी ने बोला था कि जो रिवीजन और ऑनसेट ऑफ विड्रॉल डेट्स अक्रॉस सेवरल सिटीज़, इसका जो ये अनाउंसमेंट था ये कहीं ना कहीं फेल होता हुआ नज़र आया। आप देखेंगे जो मानसून है इसने पूरे एंटायर इंडिया के जो नॉर्दर्न और वेस्टर्न बॉर्डर्स हैं उसमें आपको देखने को मिला कि जुलाई 8 के आसपास। और इसमें जो प्रीवियस हिस्टोरिकल डेट्स 15 जुलाई की थी उसको कहीं ना कहीं काउंटर कर दिया। और ये मानसून मैंने जैसे आपको बताया कि
15 जुलाई को के आसपास पूरे देश में जो फैल जाता है, पूरे देश में छा जाते हैं बादल, जिसे आप बोलते हैं नॉर्मल भाषा में, वो इस बार कुछ एक हफ्ता पहले ही हो गया और 8 जुलाई तक पूरे देश के अंदर अब मानसून छा गया है। आप देखेंगे इस समय अगर इंडिया के नॉर्थ ईस्ट रीजन में तो बहुत ज़्यादा ह्यूज बारिश देखने को मिल रही है, जिस वजह से वहाँ बहुत सारे गांव, असम हो गया, उसके बाद नागालैंड, अरुणाचल, ये सारे जो रीजन हो गए नॉर्थ ईस्ट के, वो काफ़ी ज़्यादा बाढ़ की वजह से परेशान दिखाई पड़ रहे हैं। आप देखेंगे कि जो इंडिया का जो मानसून है उस बारे में, उसके बाद आप यहाँ पे देखिए इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट जो है ये एक एजेंसी है मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ एंड साइंसेज की, और इसकी जो प्रिंसिपल एजेंसी है वो रिस्पॉन्सिबल है मेट्रोलॉजिकल ऑब्जर्वेशंस के लिए, जैसे कि ये वेदर फोरकास्ट करती है, अर्थक्वेक से रिलेटेड जो भी वार्निंग्स होती हैं वो इशू करती है। उसके बाद आप देखेंगे इसका जो हेडक्वार्टर है वो दिल्ली के अंदर प्लेस्ड है, और इसके मतलब अंडर में काफ़ी ज़्यादा और ऑब्जर्वेशंस किए जाते हैं पूरे इंडिया और एंटार्क्टिका के अंदर। इसके जो रीजनल ऑफिस वो मुंबई, कोलकाता, नागपुर और पुणे के अंदर देखने को मिलते हैं, और ये एक रीजनल स्पेशलाइज्ड मेट्रोलॉजिकल सेंटर है वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन का। तो ये आप इंपॉर्टेंटली याद रख सकते हैं। इसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है फॉर फोरकास्टिंग, नेमिंग, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वार्निंग ऑफ ट्रॉपिकल साइक्लोन्स के बारे में लोगों को आगाह करता है। अलग अलग देशों में बे ऑफ बंगाल रीजन में अगर आप देखेंगे बांग्लादेश हो गया, उसके बाद आप देखेंगे म्यांमार हो गया, उसके बाद जो और दूसरे बे ऑफ बंगाल में श्रीलंका, मालदीव्स वगैरह, इन सब जो रीजन है उनको ट्रॉपिकल साइक्लोन्स के बारे में पहले से ही इन्फॉर्मेशन दे देता है। उसके बाद आप देखेंगे जो मलक्का स्ट्रेट्स वगैरह हैं, बे ऑफ बंगाल, अरेबियन सी, पर्शियन गल्फ, इन सारे रीजन में जो भी बड़े बड़े ट्रॉपिकल साइक्लोन, जैसे भी आपने देखा अम्फान आया, उस बारे में सब एक पहले से ही सारी चीज़ें बताया जाता है, जिससे कि लोग अवेयर हो जाएं और अपनी जो कम से कम जान माल का नुकसान होता हुआ दिखाई दे। यहाँ पे अगर आप देखेंगे इंडियन मानसून के इम्पैक्ट के बारे में, तो जो इंडियन मानसून है वो उसकी वजह से आप देखेंगे ज़्यादा जो रेनी डेज हैं वो अब फेयरली इवन डिस्ट्रीब्यूशन देखने को मिला इस बार पूरे इंडिया के अंदर में। आईएमडी जो रिकॉर्ड है उसमें ये शो करता है कि सिर्फ 4 डेज इन दैट मंथ डेली जो रेनफॉल ड्रॉप्ड बिलो इट्स हिस्टोरिकल नॉर्मल, और एक्सेप्ट द नॉर्थ वेस्ट इंडिया ये सिर्फ 3% डेफिसिट देखने को मिला ईस्ट, साउथ और सेंट्रल इंडिया के अंदर, और इसमें सरप्लस देखने को मिला 13 से 20% के बीच में। जुलाई और अगस्त के बारे में अगर आप बात करेंगे तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा अच्छी बारिश देखने को मिली, जिससे कि ये फार्मर्स को सिग्नल मिला कि वो अब अपनी जो खारिफ क्रॉप है, जिसमें कि आप देखेंगे जो राइस की पैदावार होती है, वो अच्छे से उस राइस को बो सकते हैं, उसकी फसल लगा सकते हैं, क्योंकि आप देखेंगे राइस की जो क्रॉप होती है उसमें बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत पड़ती है, पानी काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में चाहिए होता है। इस वजह से अगर ये बारिश होती है तो काफ़ी ज़्यादा फार्मर्स को हेल्प मिलती है, उन्हें आर्टिफिशियल इरिगेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो ये सारे जो इम्पोर्टेंट मंथ्स हैं जुलाई और अगस्त के, ये अगर सही से मानसून इसमें प्रिडिक्ट किया जाएगा आईएमडी के द्वारा तो काफ़ी ज़्यादा किसानों को हेल्प मिलेगी। यही बात बोली जा रही है कि यहाँ पे आप देखेंगे जो 2 महीने ये सबसे ज़्यादा इसमें बारिश होती हुई दिखाई देती है, जो पूरे सीज़न की 2/3 ऑफ जो रेन देखने को मिलती है यहाँ पे। अगर आप देखेंगे ब्रेक डाउन कंडीशंस, तो जुलाई और अगस्त के बीच में काफ़ी ज़्यादा ब्रेक डाउन कंडीशंस देखने को मिलती है। ब्रेक कंडीशन जिसमें आप देखेंगे एक दिन मान लीजिए बारिश हुई, 2 दिन बारिश हुई, उसके बाद 2-3 दिन बारिश ही नहीं हुई। तो ये सारे जो ब्रेक डाउन कंडीशंस है, ये इनकी वजह से काफ़ी ज़्यादा एब्सेंस ऑफ रेनफॉल की वजह से काफ़ी ज़्यादा परेशानी के भी कई बार देखने को मिलती है, और कई बार ये जो डिफरेंस है जब ये बड़ा हो जाता है, जब ब्रेकडाउन जो लंबा खिंच जाता है 10 दिन 15 दिन, तो सूखे हालात के भी आपको सामना करना पड़ता है। बहुत सारी बार आप देखे होंगे महाराष्ट्र में, उसके बाद जो सेंट्रल इंडियन डेक्कन प्लेट्यू है वहाँ पे, और जो दूसरे यूपी के जो पार्ट्स हैं वहाँ पे भी काफ़ी बार ये बुंदेलखंड जिसे आप बोलते हैं वहाँ पे ये सारे इश्यूज देखने को मिलते हैं। आप यहाँ पे देखेंगे जो मेट्रोलॉजिकल एजेंसीज़ हैं वो अभी तक कहीं पे भी आप रिलायबली उनके ऊपर रिलाई नहीं किया जा सकता कि जो उन्होंने फोरकास्ट किया है वो पूरी तरीके सही है, और कितने दिन ब्रेकडाउन या कितने दिन रेनफॉल होगी। तो ये सारी चीज़ें इम्प्रोवाइज़ करने की ज़रूरत है। अलग अलग जो डिपार्टमेंट्स हैं उनके द्वारा, जैसे आप देखेंगे वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट हो गया, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट हो गया, ये सारे जो फोरकास्ट डिपार्टमेंट्स होते हैं इनको चाहिए कि अपनी टेक्नोलॉजी को अपग्रेड करें, जिससे कि जो एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन है वो हमारे किसानों को पहुँचाई जा सके।
आप देखेंगे नॉर्मल रेंज जो होती हैं उसमें ये पॉसिबिलिटी होती है कि अगर वो हैवी रेंस में कन्वर्ट हो जाएं तो इसकी वजह से आपको देखने को मिलेगा कि बहुत ज़्यादा बाढ़ आ जाती है। और अगर ये नॉर्मल रेंज प्रॉपरली नहीं होती हैं तो आपको सीवियर ड्रॉट्स देखने को मिलते हैं, जैसे आप राजस्थान के एरियाज़ में देखेंगे। अगर यहाँ पे देखें जो मीडियम रेंज फोरकास्ट होती है इनको स्ट्रेंथन करने की बात की जा रही है, जो कि मैंने आपको बताया कि कैसे इससे ज़्यादा अच्छे से एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन देने की ज़रूरत है और लोगों को प्रॉपरली इस इन्फॉर्मेशन को पहुँचाया जाए, ये सारी अश्योरेंस होना चाहिए जिससे कि किसान को बेनिफिट हो। यहाँ पे बात की जा रही है एयरक्राफ्ट कैरियर की। नेवी ने अभी एक बात किया है कि उसे ट्विन इंजन एयरक्राफ्ट कैरियर मिलेगा जिसमें कि जो फाइटर बेस्ड एयरक्राफ्ट डिप्लॉय करे जा सकेंगे। आप देखेंगे डीआरडीओ के द्वारा इसे डेवलप किया जा रहा है, 2032 तक इसे जो नेवी को दे दिया जाएगा। आप देखेंगे अभी जो इसे बेसिकली आप इंडिया के अंदर MiG 29K कैरियर जेट्स सर्विस इसमें अभी देखने को मिलती है, जिसे कि डीआरडीओ 2032 में रिप्लेस कर देगा। नेवी जो है करंटली अभी ऑपरेट करती है रशियन ओरिजिन INS विक्रमादित्य, इसको बेसिकली ऑपरेट करती है और ये एक्सपेक्ट कर रही है कि इंडिया का जो खुद का बनाया हुआ एयरक्राफ्ट कैरियर IAC-1 विक्रांत इसको 2020 तक ऑपरेशनलाइज कर दिया जाएगा। अभी पिछले साल अगर आप देखें तो जो नेवल लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट LCA है उसने कंप्लीट कर लिए अपने सारे जो जो ट्रायल्स होते हैं। किसी भी जो आप देखेंगे अगर आप इसको इस मान लीजिए ये जो एयरक्राफ्ट कैरियर है इसको नेवी में इंक्लूड करने के लिए काफ़ी पहले ट्रायल्स किए जाते हैं कि सही काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, तो वो सारे में ये पास होता हुआ नज़र आया है, ये आप याद रख सकते हैं। उसके बाद अगर आप देखेंगे डेक बेस्ड फाइटर, यहाँ पे तो ये जो है बेसिकली यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा जो कैरियर लैंडिंग है डीआरडीओ के द्वारा इसमें ऑफर किया गया कि वो एक ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर बनाएगा नेवी के लिए। इसमें जो सक्सेसफुल डेक लैंडिंग मतलब कि जो ये आप एक मिनट ये जो आप देखेंगे डेक बेस्ड यहीं पे या ये लैंड कर जाएगा और यहीं से ये टेक ऑफ कर जाएगा प्लेन। तो ये बात की जा रही है कि ऐसा एयरक्राफ्ट कैरियर बनाया जाएगा। सक्सेसफुल डेक लैंडिंग ये डिसाइड करेगी कि जो इंडिया का जो नेवल LAC मैक 2 है वो किस हद तक अच्छे से काम करेगा ट्विन इंजन जेट। उसके बाद आप देखेंगे जो नया जेट है उसे डेवलप किया जा रहा है डीआरडीओ के द्वारा और जो 2026 तक बन के कंप्लीट हो जाएगा। नेवी अभी 45 रशियन MiG 29 एयरक्राफ्ट के बेसिकली ये ऑपरेट करती है और ये आप बोल सकते हैं कि ये इनफ नहीं है कि इसके ही दम पे एयरक्राफ्ट को पूरी तरीके ऑपरेट किया जा सके दोनों कैरियर्स पे। नेवी अभी करंटली इवैल्यूएट कर रही है जो रिस्पॉन्स है वो जिससे कि बोइंग आप देखेंगे बोइंग विथ इट्स F-18 सुपर हॉर्नेट और डसॉ एविएशन का रफाइल जेट्स, ये सारी जो नेवी है नेवी को अब ये सारे प्लेन्स मिलने जा रहे हैं, मिल जाएंगे फ्यूचर में, जिससे कि हेल्प मिलेगी। जो हमारा ये आप देखेंगे रफाइल प्रोक्योर किया जा रहा है इसमें मल्टी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है ये, इससे काफ़ी ज़्यादा इंडियन एयरक्राफ्ट को ताकत मिलने वाली है। इसमें आप देखेंगे तो दोनों कंपनीज हैं इन्होंने स्टार्ट किए हैं कि ये बोला है कि जो इनके जेट्स होंगे वो ऑपरेट करेंगे स्काई जंप, जो स्काई जंप मैंने आपको बताया कि जल्दी से जो उड़ जाने की क्षमता होती है वो, और ये फ्यूचर में जो विक्रांत आएगा उसमें ये सारी क्वालिटीज़ आपको देखने को मिलेंगी। इंडिया की जो नेवी है वो प्लान कर रही है कि वो जो बोइंग की डिमॉन्स्ट्रेशन है उसको जल्दी से जल्दी कंप्लीट करे और जो अपना F-18 सुपर हॉर्नेट है जो कि जो इसका जो टेक ऑफ और लैंडिंग है उसको अच्छे से कंप्लीट किया जा सके इंडियन एयरक्राफ्ट कैरियर्स में। तो ये सारी चीज़ें आप याद रख सकते हैं, इंपॉर्टेंट हैं। आप यहाँ पे देखिए ट्रेवनकोर रॉयल फैमिली, ये एक इसमें आपने देखा जो सुप्रीम कोर्ट ने भी डिसीजन दिया कि जो ट्रेवनकोर का जो पद्मनाभस्वामी मंदिर है उसको प्रॉपरली मैनेज करने की जो राइट्स हैं वो दे दी गई हैं रॉयल फैमिली को ही। तो ये GS2 कॉन्स्टिट्यूशन का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो कि आप याद रख सकते हैं। जैसा मैंने आपको बताया कि इसमें अब जो ह्यूमन मिनिस्ट्रेंट आप देखेंगे शी बैट, इसे बोलते हैं शी बैट, जो मंदिर का प्रॉपर मैनेजमेंट करता है, सारी जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसमें जो प्रॉपर उसकी जो पूजा से रिलेटेड चीज़ें होती है वो प्रॉपरली कंडक्ट कराता है। तो वो सारी जो अथॉरिटी है वो दे दी गई है अब ट्रेवनकोर की रॉयल फैमिली को। इसमें आप देखेंगे जो इसका चीफ डीटी मतलब मंदिर के अंदर जो चीफ डेटी हैं, चीफ डेटी मतलब बेसिकली जो आप आराध्य बोल सकते हैं, पूजा जिनकी करी जाती है, वो पद्मस्वामी मंदिर जो कि है वो केरला के अंदर आपको देखने को मिलेगा। इसमें जो है डिस्प्यूट ख़त्म हो गया जब से सुप्रीम कोर्ट ने अभी ये डिसीजन दे दिया
कि अब ये लोग प्रॉपरली ऑपरेट कर सकते हैं इस मंदिर को। और अगर आप देखेंगे, जब ये ट्रेवनकोर के रूलर थे, आखिरी जो रूलर थे, उनकी जो डेथ हो गई थी, चित्रा थिरुनल बालाराम वर्मा, इनकी 1991 में जब से डेथ हुई थी, तब से ये जो मंदिर का एडमिनिस्ट्रेशन है, मैनेजेरियल जो सारी चीज़ें हैं मैनेज करने की, वो सारी चीज़ें इस रॉयल फैमिली से ले ली गई थी। तो ये आप ध्यान रख सकते हैं। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये फिर से रिज्यूम कर दी गई। 26 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में ये बताया जाता है कि जो भी पुराने जो रूलर्स रहे हैं, उनकी जो भी प्रॉपर्टी है, उसे जो है गवर्नमेंट के द्वारा प्रॉपरली मैनेज किया जाएगा, और इसमें कोई भी उनका इन्वॉल्वमेंट देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन बेस्ड ऑन 26 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, जो टेम्पल और उनकी प्रॉपर्टीज़ हैं, उनको जो स्टेट के द्वारा ले लिया जाता था पहले, अब देखने को मिलेगा। जो केरला की जो हाई कोर्ट है, उसने बोला था कि 2011 में ये बोला गया कि जो स्टेट है वो टेक ओवर करेगा टेम्पल को, और जो भी उसके वहाँ पे जो खजाना है उसको पब्लिक वही, मतलब पब्लिक को देखने के लिए एज अ म्यूज़ियम बनाया जाएगा। जिस वजह से ये जो फैमिली है, रॉयल ट्रेवनकोर फैमिली, इसे सुप्रीम कोर्ट गई और वहाँ से उसने अपना एक जो इन चीज़ों को मैनेज करने के लिए प्रॉपर जो उनकी राइट्स थी उसके लिए लड़ाई करी, और फाइनली सुप्रीम कोर्ट ने उनके हक में ये डिसीजन दिया। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि रूलर के डेथ होने की वजह से ये फ़र्क नहीं पड़ता कि रॉयल फैमिली को अब इसकी जो शी बैटशिप है, मतलब मैनेज करने का जो राइट है टेम्पल को, वो ख़त्म हो जाता है, और ये प्रॉपरली अब वैसे ही पहले की तरह मैनेज कर सकेंगे सारी चीज़ों को जैसे ये करते आए हैं अभी तक। अगर आप देखेंगे, कोर्ट के अकॉर्डिंग बोला गया कि शी बैटशिप जो है ये हमेशा रॉयल फैमिली के द्वारा ही चीज़ें परफॉर्म करी गई हैं मंदिर से रिलेटेड, और जो भी मैनेजमेंट है, पूजा है, ये सारी चीज़ें। तो ये इसमें आप देखेंगे रूरल रिप्रेजेंटमेंट देखने को मिलेगी, अनब्रोकन लाइन ऑफ शी बेट्स, मतलब वही कि मैनेज करना है प्रॉपरली। इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने इनको प्रॉपर वो दे दिया कि शी बेटशिप जो है ये डज़ नॉट, ये लैप्स नहीं करती कि अगर अगर कोई उनका डिसेंडेंट है, कोई उनका मेन जो अभी तक इसे सारे मैनेज कर रहा है, वो अगर मर जाए या फिर उसका वो नहीं रहता, तो उसको उससे ये सारी राइट्स जो हैं फैमिली से एब्रोगेट नहीं करी जा सकती। और ये अभी तो बात करी जा रही है जो स्टेट केरला स्टेट गवर्नमेंट को, ये इसकी अभी तक अथॉरिटी जो दी जा रही थी वो अब नहीं दी जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्व किया कि जो टेम्पल है वो बेसिक ये एक पब्लिक टेम्पल है, और इसमें डायरेक्ट और ट्रांसपेरेंट एडमिनिस्ट्रेशन की ज़रूरत है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने एक एडमिनिस्ट्रेटिव कमेटी भी सेटअप करी है, जिसमें कि एक जो तिरुवनंतपुरम के जो डिस्ट्रिक्ट जज होंगे वो इसमें उनका इन्वॉल्वमेंट देखने को मिलेगा। उन्हीं के अंडर में सारी चीज़ें प्रॉपरली करी जाएंगी और इसको मैनेज करके चला जाएगा। जो इसके दूसरे मेंबर्स हैं वो होंगे नॉमिनी, जो रॉयल फैमिली के जो ट्रस्टी हैं वो, उसका जो चीफ थंत्री हैं टेम्पल के वो। उसके बाद आप जो देखेंगे यहाँ पे जो स्टेट के द्वारा नॉमिनेटेड मेंबर्स हैं और यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के द्वारा नॉमिनेटेड मेंबर्स हैं, ये सारे मिल के इस एडमिनिस्ट्रेटिव में कमेटी में काम करेंगे और प्रॉपरली इस मंदिर के एडमिनिस्ट्रेशन को मैनेज करेंगे। ये पैनल जो है वो टेक केयर करेगा एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द टेम्पल। तो यही मैंने आपको बताया। अगर आप देखेंगे कि ये एग्जैक्टली ये टेम्पल जो है केरला में देखने को मिलेगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो अगर ये जो पद्मनाभ स्वामी मंदिर है, ये डायरेक्टली आपसे क्वेश्चन ऐसे बन जाते हैं कि ये मंदिर कहाँ पे है, किस स्टेट में सिचुएटेड है, तो आप डायरेक्ट बता सकते हैं। क्योंकि ये मंदिर न्यूज़ में है तो इसके बारे में थोड़ा सा आप हिस्टोरिकल बैकग्राउंड भी ज़रूर पढ़िए कि कब ये मंदिर बनाया गया, किसके द्वारा बनाया गया, किसके द्वारा रेनोवेट किया गया, किसके अंडर में आता है, किस मिनिस्ट्री, कौन सी मिनिस्ट्री से ऑपरेट करती है। तो ये सारी चीज़ें अगर आप ध्यान रखेंगे तो आपको प्रीलिम्स के क्वेश्चन में प्रॉब्लम नहीं होगी। यहाँ पे बात की जा रही है एपीएमसी एक्ट, जो कि जीएस3 इकोनॉमिक डेवलपमेंट का इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमेटी इसे आप बेसिकली बोलते हैं। पंजाब गवर्नमेंट ने अभी बोला कि अभी जो ये स्टेट फार्मर यूनियंस हैं वो अपोज कर रहे हैं कि जो वहाँ पे जो पंजाब गवर्नमेंट के द्वारा इसमें ऑर्डिनेंसेस लाए गए, जो कि सेंटर के द्वारा ऑर्डिनेंसेस लाए गए, उसमें काफ़ी ज़्यादा वहाँ के जो फार्मर्स हैं परेशान हैं और प्रोटेस्ट कर रहे हैं। अभी जो पंजाब ने अमेंडमेंट किया एपीएमसी एक्ट, उसके तहत आप देखेंगे जो ट्रेड है वो अलाउ किया जाएगा। स्टेट ओन्ड मंडीज़ यानी कि सरकारी मंडी और जो प्राइवेट मंडी है, दोनों जगह एपीएमसी एक्ट को लागू किया जाएगा। आप देखेंगे लेकिन फार्मर्स इस वजह से काफ़ी ज़्यादा परेशान है, क्योंकि जो प्रोड्यूस होगी और जो कमर्शियल मोशन ऑफ फैसिलिटेशन होगा, ऑर्डिनेंस ये है, इसको ख़त्म कर देगा स्टेट का जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमेटी है। तो ये इस वजह से काफ़ी ज़्यादा किसान परेशान
दिख रहे हैं। आप देखेंगे इसे अपोज करने का अगर बेसिक रीज़न देखें तो स्टेट ने, पंजाब सरकार ने अभी इसको एपीएमसी एक्ट को अमेंड किया, जो कि 2017 से ऑलरेडी प्राइवेट मंडीज़ जिसमें ऑपरेट कर रही हैं, इसमें देखेंगे आप जो सेंटर का ऑर्डिनेंस आया उसमें एक्सपेक्ट किया गया कि जो जो चीज़ें प्राइवेटाइज़ करी जाएंगी वो पूरी तरीके सेल करी जा सकती हैं, परचेज़ करी जा सकती हैं। और इसमें जो मिनिमम मार्जिनल सेलिंग प्राइस जो है, जो इसमें आपको देखने को मिलेगी, उस हिसाब से जो काम होता था कि जो मिनिमम सेलिंग प्राइस वो तो दी ही जाती थी। तो ये चीज़ें अब आपको देखने को नहीं मिलेंगी, जिस वजह से किसान काफ़ी ज़्यादा परेशान है, क्योंकि उसे लग रहा है कि वो ठगा हुआ महसूस कर रहा है इस पूरे एपीएमसी एक्ट के तहत। इसमें जो बेसिक मेजर ऑफ डिफरेंस है वो आप देखेंगे कि यहाँ पे कि एज़ पर स्टेट एक्ट सिर्फ इसमें लाइसेंस होल्डर जो होगा, वो जो गवर्नमेंट का, वो ही इसमें इन प्रोविजंस को प्रॉपरली लेके चलेगा। और एपीएमसी एक्ट, इसमें एपीएमसी एक्ट के तहत ट्रेड नहीं किया जा सकेगा। जो सेंटर का ऑर्डिनेंस है इसमें कोई भी लाइसेंस की ज़रूरत नहीं होगी, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट के तरफ से जो अमेंडमेंट किया गया उसमें रिक्वायरमेंट होगी पैन कार्ड की, जिससे कि ट्रेड किया जा सके। अगर आप देखेंगे स्टेट जो है एपीएमसी एक्ट को अमेंड कर सकती है, इससे जो ट्रेड है वो फैसिलिटेट किया जा सकेगा। दोनों मंडी, प्राइवेट और सरकारी मंडी हैं दोनों, और इसमें जो प्राइवेट मंडीज़ हैं उनको अलाउ किया जाएगा कि इसमें अब वो ऑपरेट करें और प्रॉपरली अपना जो जो भी चीज़ें हैं बेचना चाहें वो बेच सकती हैं। प्राइवेट मंडीज़ की अगर बात करें तो ट्रेड अलाउ किया जाएगा, जिससे कि गवर्नमेंट और फार्मर्स हैं, गवर्नमेंट के जो प्रोड्यूस है या फिर फार्मर्स का प्रोड्यूस है उसको प्रॉपरली बेचा जा सके। सेल देयर प्रोडक्ट और प्राइवेट और पब्लिक मंडीज़ में एज़ पर देयर ओन विश, जितने प्राइस पे वो बेचना चाहती हैं वो बेच सकते हैं। आप यहाँ पे देखेंगे जो पंजाब गवर्नमेंट है उसने अभी इसमें सेस लगाने की बात की है, जिससे कि जो इन मंडीज़ को डेवलप किया जाएगा रूरल एरियाज़ में, गांव वाले क्षेत्रों में। आप यहाँ पे देखेंगे अगर सेस क्या होता है, सेस टैक्स ऑन टैक्स होता है। मतलब जो आप देखेंगे एनवायरमेंटल सेक्स, हेल्थ सेस, और सॉरी बहुत सारे और एग्रीकल्चर सेस। तो ये जो सेस होता है ये बेसिकली यूज़ किया जाता है जिससे कि किसी पर्टिकुलर चीज़ को प्रॉपरली डेवलप किया जा सके। जैसे हेल्थ सेस आ रहा है तो हेल्थ सेस में प्रॉपर जो हेल्थ की चीज़ें हैं सिर्फ वहीं पे इस सेस में जो पैसा आया है वो खर्च किया जा सकता है। तो ये आप सेस और सरचार्ज के बीच में बिल्कुल एक क्लियर डिमार्केशन रखिए कि क्या सेस होता है और क्या सरचार्ज होता है। अंडर सेंटर्स ऑर्डिनेंस नाइदर स्टेट ओन्ड नॉर प्राइवेट मंडीज आर नीडेड। इसमें बोला गया है ट्रेड कैन बी डन एट एनी प्लेस इंक्लूडिंग फार्मर्स डोर स्टेप ट्रेडर्स। और इसमें जो उनकी अपने जो जगह है वहाँ से भी वो ट्रेड कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि वो मार्केट जाएं। फार्मर्स अपने प्रोडक्ट को कहीं पे भी बेच सकते हैं पूरे देश के अंदर। इसमें आप देखेंगे अगर ऑर्डिनेंस के बारे में तो इसे स्टेट पे काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट्स पड़ेगा। जैसा कि आप देखेंगे कि अपार्ट फ्रॉम मंडीज़ अंडर पीएमबी स्टेट लेजिस्लेशन प्रोवाइड्स ओनिंग मंडीज़ बाय प्राइवेट। इसमें प्राइवेट प्लेयर का अब एक आपको एक प्रेजेंस देखने को मिलेगा। ये मंडीज़ जो हैं ये सिर्फ ट्रेड फ्रूट करेंगे, फ्रूट्स का ट्रेड, इसमें वेजिटेबल, फ्लावर्स और लाइव स्टॉक का ही ट्रेड देखने को मिलेगा। और इसमें आप गवर्नमेंट की तरफ से इसमें पूरा कंट्रोल होगा, जिस वजह से ये ज़्यादा एक यहाँ की जो ट्रांसपेरेंसी है उसको थोड़ा सा इंश्योर करने के लिए ये काम किया गया है। आप देखेंगे जो ओनर्स होंगे प्राइवेट यार्ड में उसमें जो उनके रिलेटिव्स होंगे वो इसमें इंगेज नहीं हो पाएंगे, और जो ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ हैं वो सिर्फ और सिर्फ उनके जो जिसके पास लाइसेंस है वही इसमें ऑपरेट कर पाएगा। तो ये एक अच्छा स्टेप है। टैक्स और जो दूसरी ड्यूटीज़ हैं वो गवर्नमेंट के द्वारा डिसाइड की जाएंगी और लेवी करी जाएंगी। उसके बाद आप देखेंगे जो सेल एंड परचेज़ हैं ऑफ फार्मर्स प्रोड्यूस, उस पर नज़र रखी जाएगी, प्रॉपर टैक्स लगाया जाएगा। लेकिन सेंटर का जो ऑर्डिनेंस है उसमें ऐसा कोई प्रोविज़न नहीं है, जिस वजह से जो फार्मर्स हैं काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं। और जो इसमें फीस है वो सारी गवर्नमेंट के द्वारा ली जाएगी। स्टेट के पास पावर है कि वो प्रोवाइड करे सेटिंग ऑफ किसान मंडी या स्पेशल मंडी लगा सके, जिससे कि जो फार्मर हैं अपने जो माल है उसको बेच सकें। और यहाँ पे देखेंगे आप जो प्रोविज़न है जो कि सेट करती हैं ऐसी मंडीज़ को, तो उनको अपने ऑर्डिनेंस के हिसाब से ही काम करना पड़ेगा, और इनके लिए कोई भी प्रोविज़न नहीं रखा गया है इसके लिए। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे कि किसानों पर इसका क्या प्रभाव पड़ने वाला है, तो किसान काफ़ी ज़्यादा परेशान होने वाले हैं, क्योंकि अब स्टेट के नए वाले एक्ट्स के हिसाब से जो प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड है वो फार्मर्स को बेसिकली हेल्प करने के लिए काम करेगा, जिससे कि हाई फ्लक्चुएशन अगर आपको देखेंगे क्रॉप प्राइसेस में, जैसे कभी टमाटर 10 रुपये किलो है, कभी
50 रुपये किलो है, कभी 70 रुपये किलो है। तो इसको कहीं ना कहीं काउंटर करने के लिए, इनके नुकसान की भरपाई करने के लिए स्टेट काम करेगा। और इसमें कोई ऐसा प्रोविज़न नहीं रखा गया है ऑर्डिनेंस में कि इन सारे जो फ्लक्चुएशंस हैं उनको कैसे आगे फ्यूचर में काउंटर किया जाएगा। स्टेट एपीएमसी एक्ट ये बोलता है कि जो फीस है जो कि आप देखने को मिलेगी रूरल डेवलपमेंट फंड्स में, उसको लगाई जाएगी, जिससे कि जो परचेज़ है उसको नोटिफाई किया जा सके पब्लिक मार्केट यार्ड्स में। और कोई इसका ऐसा प्रोविज़न नहीं रखा गया है ऑर्डिनेंस के अंदर। तो ये सारे आप बोल सकते हैं नुकसान है जो किसानों को अब झेलने को मिलेगा इस पूरे एक्ट के अमेंडमेंट से। फिर यहाँ पे अगर देखेंगे आप पेमेंट, तो स्टेट पे एपीएमसी जो है वो प्रोविज़न बनाता है फार्मर्स को जो उनका जो पैसा है वो, मान लो कोई उन्होंने गेहूं बेचा या यहाँ पे सब्जी बेची, तो उसको 48 घंटे के अंदर ये पैसा पेमेंट इनका दे दिया जाएगा। अगर पेमेंट नहीं हो पाया तो जो मार्केट कमेटी है वो इसे रिजॉल्व करेगी, और अगर तब भी नहीं हुआ तो सेक्रेटरी ऑफ एग्रीकल्चर फाइनली इस मैटर को इंटरवीन कर सकते हैं, और इनको फ्यूचर में कोर्ट में भी सेटल किया जा सकता है। सेंटर के जो ऑर्डिनेंस है उसमें फार्मर को पूरी तरीके पैसा देने की बात की जा रही है विदिन 3 वर्किंग डेज, मतलब 3 दिन के अंदर ये पूरा पैसा 72 घंटे में देना होगा। लेकिन अगर ट्रेडर्स पैसा नहीं देते हैं तो ये इस इशू को जो डिस्ट्रिक्ट है, डिस्ट्रिक्ट के एसडीएम हैं या फिर डिप्टी कमिश्नर है, उनके द्वारा इसमें इंटरवीन करके उनको पैसा किसानों को दिलाया जाएगा। लेकिन इसमें कोई ऐसा प्रोविज़न नहीं है जिससे कि अगर आप देखेंगे जो स्टेट के द्वारा अमेंड किया गया इसमें कि वो कोर्ट में जा सकें। अगर किसान का पैसा है, वो कोई मार्केट जो ट्रेडर है वो पैसा नहीं दे रहा है, तो वो कोर्ट में नहीं जा सकते। तो ये कहीं ना कहीं इसमें किसानों का नुकसान होगा। तो दोस्तों ये था आज का टोटल लेक्चर। आई होप यू एंजॉयड दिस लेक्चर। अगर आपको लेक्चर पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक करिए, अगर नहीं पसंद आता तो डिसलाइक करने का पूरा हक है। कमेंट करिए, बहुत ज़्यादा शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और अगर आपको फ्री स्लाइड्स इस लेक्चर की चाहिए तो आप आयुष सूत्रा चैनल जो कि टेलीग्राम में मैंने बनाया है, वहाँ पर आप जाके इसे डाउनलोड कर सकते हैं फ्री में। और साथ ही साथ आप फेसबुक का मेरा पेज ज्वाइन करिए, जहाँ पे आप अपने आंसर पोस्ट कर सकते हैं, जहाँ पे आप इस पे जो मैं आपको बताऊँ एपीएमसी एक्ट पे कोई क्वेश्चन, आप ये क्वेश्चन जो क्वेश्चन फॉर्म में ही मैं देता हूँ, तो इसमें आप आंसर लिख सकते हैं। इस फेसबुक पेज या फेसबुक ग्रुप भी है मेरा जिसमें आय सूत्रा नाम से, वहाँ पर अपने आंसर आप पोस्ट कर सकते हैं, और दूसरे जो प्रीलिम्स रिलेटेड क्वेश्चन है वो पोस्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों दिस इज़ ऑल फ्रॉम माई साइड। जय हिंद।